ऑन कर दिया, ठीक। हाँ जी, क्या पढ़ाया था आपको? हम्म, कई लोग को धोखा लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, जिंदगी में धोखे होने चाहिए। पकड़ो, कॉपी लाए नहीं हो क्या? लाए हो? नहीं लाए हो तो कहीं रफ पे लिख लेना। मॉड्यूल भी नहीं लाए होंगे फिर तो। नहीं लाए? कोई बात नहीं, जीवन में सरप्राइजेस मिलते रहने चाहिए। हम्म, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? हम्म, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे वेव मोशन के बारे में, याद है नहीं याद है? ठीक है। और आपने वेव मोशन में कुछ बातें जान ली थी। इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था, अगर आपकी स्मृतियों में याद है, भूल गए आप? हैं? याद है, भूल गए? याद है? चलो, अब हम लोग वेव के बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे, ठीक बात है? जो हम लोग एक इक्वेशन लिखी थी उसके कुछ और भी रूप होते हैं। जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसके कुछ और भी रूप होते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो रूप आपको बताते हैं। आपने क्या लिखा था? y बराबर प्लस माइनस छोड़ दो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आमतौर से हम यही फॉर्मूला लिखते हैं, सही है? अरे ये सुनो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो सुल्तान सर के, तो यहां पर हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू पुट होगी y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई, बाई में t हो जाएगा माइनस 2 पाई एक्स वाई में लैम्डा। हाँ ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो y बराबर में a साइन, अगर मैं 2 पाई बाहर खींच लूं तो क्या बचेगा, स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई लैम्डा। क्या ये एक रूप और हो गया? ये भी हो गया, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने वेलोसिटी आपने लिखी थी, v बराबर न्यू लैम्डा लिखी थी ना? है, v बराबर न्यू लैम्डा लिखी थी, याद है? जरा वेलोसिटी ऑफ उस पे जाइए, पार्टिकल पे जाइए, वेलोसिटी ऑफ वेव पे। जी, तो भाई बहनों बताया जाए, आप ध्यान दें, आप लोगों ने v बराबर न्यू लैम्डा लिखा था, यस और नो? जहां पर आपने v बराबर न्यू लैम्डा लिखा था, न्यू लैम्डा लिखा था ना, उसी के बगल में एक और फार्मूला लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। आप करके देखना, ओमेगा बाई के करोगे तो भी न्यू लैम्डा आएगा। तो जहां पर v बराबर न्यू लैम्डा लिखा था वहां पर v बराबर ओमेगा बाई के भी कर सकते हैं। ओमेगा बाई के,
सत्यवचन खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एक अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गई है, इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए। अभी एक फॉर्म और लिखवाएंगे, चाचा को भेजो। लिख लिया? लिख लिया आपने? नेक्स्ट देखो, एक और इक्वेशन बन सकती, बोला जाए। देखो y बराबर a साइन ओमेगा टी है, कोई बोली नहीं, कौन सा है? ओमेगा टी। तो ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू टी, ठीक, और माइनस के एक्स, बोलो क्या है? v बराबर क्या होता है? ओमेगा बाई के। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू कर लो, ओमेगा टी कर लो, कोई बात नहीं। ओमेगा बाई सॉरी ओमेगा बाई वी, रहने दो, छोड़ो, चुप रहो। यहां इसको रहने दो, 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना, ठीक। तो एक काम करते हैं, यहां पर v को हम लोग रिप्लेस करते हैं, v से हम यहां पर वो करते हैं। जी, तो v बराबर न्यू लैम्डा होता है, v बराबर न्यू लैम्ब नो होगा। हाँ, ये कौन सा है बेटे? गोंद पी के आती हो क्या तुम? ए साइन कितना? 2 पाई वी टी बाई लैम्डा माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। बस अगर फॉर्म हो सकता है आसान, तो पापा लैम्डा, तो बाबा वी टी माइनस एक्स, सही है? हाँ या ना? और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते, जस्ट फॉर यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या हमारे पास इक्वेशंस ऑफ एसएचएम आ चुकी है? क्यों? और भी रूप हो सकता है, हम जितना चाहें उतना रूप हो सकता है। बहुत बढ़िया मेरे भैया। कोई दिक्कत, उलझन, परेशानी, तकलीफ नहीं है? नहीं होना चाहिए। ठीक बात है मेरे भाई बहनों। ये सारी कहानी क्या हम ट्रांसवर्स वेव के लिए पढ़ रहे हैं जी? क्या पढ़ रहे हैं जी हम? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आइए हम लोग वाई पढ़ा हमने। ये जो वाई था ये क्या था? इक्वेशन ऑफ वेव बना रहा था, बट वाई इज पार्टिकल्स वेलोसिटी ना। वाई किसकी, सॉरी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना, किसकी डिस्प्लेसमेंट था?
और x किसका डिस्प्लेसमेंट था, वेव का, x किसका डिस्प्लेसमेंट था, और y जो उस पार्टिकल में SHM कर रहा था। याद आ रहा है? अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे जो वेव की प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। तो लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल, हेडिंग वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल ब्रैकेट में स्मॉल u, ब्रैकेट में स्मॉल u, ठीक है। बोलूं, देखो अगर मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो u बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि y किसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का कि वेव का? आप बताइए, देख रहे हैं, पार्टिकल का। तो डी बाई डी टी, वाई कितना हमारे पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद रखिएगा एक पर्टिकुलर x पे है ये, ठीक है। चलिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट। u बराबर क्या हो जाएगा, a, पहले अंदर के मसाले करेंगे, ओमेगा टी का ओमेगा आएगा, ओमेगा टी का, और के एक्स का 0 हो जाएगा। बोलो यार, तो ओमेगा माइनस 0, क्यों? क्योंकि x भी कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, हम क्या एक पर्टिकुलर x पे बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर, तो ये हो गया इनटू में साइन कूड़ा का क्या होता है, कॉस कूड़ा, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है। ये आ गया u बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये सच है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पक्का? यस और नो? हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u बराबर में ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। अरे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? क्या साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है? बिल्कुल होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों और पढ़े लिखे लोगों, आप देख रहे हैं कि इसका फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, किससे? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो क्या हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं पार्टिकल की? अब हम पार्टिकल का क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। आप इसे लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यू मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? यू मैक्स बताइए, ओमेगा ए हो जाएगी। अरे यार पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? ये तो 1 हो जाएगा ना, तो यू मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? कोई बुरी बात? ठीक है, बढ़ा जाएगी बहन, आप क्या कहती? बढ़ा जाए। ए भैया, ए चुपचाप इसको नोट करो, फालतू बातें ना करो। बोलें? चलो आगे बढ़ जाएं। बहुत अच्छी बात है, काफी गहराई से आवाज आ रही भैया की। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल की बात करेंगे, है ना? तो आप हेडिंग डालो एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। क्या हेडिंग डाली आपने? एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ए। अच्छा, एक्सेलरेशन होता क्या है? डीवी बाई डी टी नहीं है क्या? डीवी बाई, तो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? वेलोसिटी कितनी निकाले हो आप? ओमेगा ए कॉस ओमेगा, कोई साइन ओमेगा टी बता रहा है। भगवान उसकी आत्मा को ऐसी शांति दे कि पता न चले। ओमेगा टी माइनस, अब कॉस का माइनस साइन होता है, तो भैया ए बराबर क्या हो जाएगा?
माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। बहुत अच्छा, मेरे बहन ने बताया, माइनस के एक्स। कोई बुरी बात नहीं है, या ना? आप बताइए ये क्या? एक बात बताइए, क्या ये a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई नहीं हो गया? अरे ये y ही तो है, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आया। क्या ये SHM की खूबी है? क्या ये SHM का कैरेक्टरिस्टिक है? यानी मीडियम पार्टिकल क्या कर रहे हैं SHM, वो तो पहले से पता था हमें। आपको अच्छा, हम किस वेव को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या हम पूरी पढ़ाई किसको लेके कर रहे हैं? और ये पूरी पढ़ाई लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी? अरे यस और नो? यस। बस एक फर्क आएगा, क्या? इसमें मीडियम जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिधर जा रही होगी उसी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई समस्या और दिक्कतें उलझने नहीं है। चलिए बताया जाए। बहुत अच्छा जा रहा है। लिख लिया आपने? देखिए, अब एक बात बताइए, ट्रांसवर्स वेव किसमें चलता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? ओनली सॉलिड। किसी और चीज में भी? ओनली सॉलिड। श्योर हैं आप? श्योर हैं? किसमें चलता है? सॉलिड में। प्रैक्टिकली सही बात है। अरे बात है नहीं तो आप लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए सॉलिड मीडियम। वेलोसिटी ऑफ, बहुत अच्छे भैया बोला, ट्रांसवर्स वेव, क्या लिखा? सॉलिड मीडियम। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन अ स्ट्रिंग और थिन रॉड। इन अ स्ट्रिंग और क्या? थिन रॉड। देखिए, हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ, मैं बोलूं, हमने वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव या वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ा है ना? मैथमेटिकली वी बराबर क्या था बताओ? ओमेगा बाई के या न्यू लैम्डा, यही तो था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, वेवलेंथ पे निर्भर करती है, या दोनों पे? क्या बोलोगे? जवाब है दोनों में से किसी पे नहीं। ये फार्मूला आया हुआ है, लेकिन दोनों में से किसी पे निर्भर। आप लोगों ने जिंदगी में कभी कैपेसिटेंस निकाला था? कैपेसिटेंस का फार्मूला था Q बाई V, लेकिन ना Q पर निर्भर करता था ना रेजिस्टेंस निकाला था V बाई I, ना V पे निर्भर करता था। देखिए, कोई दो चीज का रेशियो या कोई कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं कि उस पर डिपेंड कर रहा है।
ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो कहता है कि वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय न्यू इनटू लैम्डा या ओमेगा बाई के, लेकिन ये इन पर निर्भर, तो फिर ये प्रैक्टिकली किन पर निर्भर करता है? तो अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं कैसी बात है? प्रैक्टिकल। कैसी बात है? प्रैक्टिकली। अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं? प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मतलब हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया कि एक डोरी ली, क्या लिया? और वो स्ट्रेच्ड डोरी थी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग थी। मान लीजिए दो बाउंड्री के बीच में हमने डोरी फंसा दी और इसमें टेंशन आ गया टी। टेंशन कितना आ गया? ठीक, क्या आ गया टेंशन? टी। इसकी लंबाई मान लीजिए एल है और डोरी का मास मान लीजिए एम है, राइट? तो जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव वी जो होती है वो बराबर आता है अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या आता है? v बराबर, ये कैसे निकाला गया है? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये प्रयोगात्मक तौर से निकाला गया फॉर्मूला। v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। टी क्या है यहां पर? टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या है टी? टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। और म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास क्या होता है? मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, राइट? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज क्या? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। समझ आ गया? और इसको निकालने का तरीका यह है कि आप मास को लंबाई से भाग दे सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास को लंबाई से भाग दे दीजिए। समझ में आ गई बात? तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पे, किस पे निर्भर करता है? टेंशन पे और लीनियर मास डेंसिटी। समझ में आ गया? किस पे किस पे? टेंशन पे और, नहीं समझ में आया? लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर है मेरे भाइयों बहनों? अगर मान लीजिए कोई वेव ट्रैवल करती, ट्रांसवर्स वेव, इफ ट्रैवल्स, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल्स, तो जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करेगी मेरे भाइयों बहनों, तो ट्रांसवर्स वेव का एक सोर्स होगा, कोई तो सोर्स होगा। मैं थोड़ा इसको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरा सा आइए, आप भी आ जाओ भाई। ये दोनों ये लेकर के, हाँ डोरी लेकर के। और ये क्या तोता बने घूम रहे तुम? इधर आओ पोपटलाल, पकड़ो इसको भाई। ये डोरी है, इसमें टेंशन आ गया। बोलो यार, यहां पर मैं वेव प्रोड्यूस करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा? प्लकिंग करूंगा, कुछ करूंगा तो वेव प्रोड्यूस होगी। बोलो यार, ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रहा है। कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी? कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी? बोलते क्यों नहीं हो? कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी? ये निर्भर किस पे करेगा? मैं कैसे प्लग कर रहा, बोलो। यानी वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स द्वारा तय होती, वेव की फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेव की वेलोसिटी और वेव का वेवलेंथ मीडियम पर निर्भर करता है। यानी किसी वेव का वेवलेंथ बदल सकता है, वेलोसिटी बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकता है। अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या वेवलेंथ बदल जाएगा? ये तुम्हारे मुंह में क्या सुपारी है? बुरा बोला करो, खुल के बोलो। वेवलेंथ बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। क्या चीज? अपेरेंट हो सकती है, अभी डॉपलर इफेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है? सोर्स। कंफर्म है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या कर रही हो? कोई परेशानी, कोई समस्या, उलझने नहीं है।
हमको डोरी किसी भी सिचुएशन में दी जाए, उसमें टेंशन निकाल दीजिए, बाई में म्यू कर दीजिए, हमारा काम तमाम। क्लियर? तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। सही बात है। तो हम यहां खड़े होकर गलत बात बताएं क्या? समझ में आया कि नहीं है ये बताओ। मैं आप बताइए बहन, आप बोलो बेटे, आप बोलो बेटे, अंगूर के गुच्छे में आखिरी वाली छोटी अंगूर, बोलो, कोई दिक्कत है या नहीं? हाँ, आज कह रहे थे कि हमको अंधा पैसा कमाना है, तो हमने कहा क्या चाहते हो, 500 की नोट से गांधी जी का चश्मा उतर जाए? अंधा पैसा कैसा हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है। अभी तक कई लोग का फाइल नॉट फाउंड है, इनपुट तो 1 है, आउटपुट 0 है अभी तक। समझ रहे हैं? हाँ, वो नॉट गेट है। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। थैंक यू वेरी मच, और इसे लिख जाइए। ए दीदी, ए ज्यादा ना मुस्कुराओ तुम ना। मुस्कुराते हो, लगता है छुहाड़े का बीज बाहर आ गया। लिखो जल्दी। यस, मुंह इज लाइक छुहारा। अगर आप लोग खांस चुके हो तो एक बात लिखें, बोलूं ना आए? किसी दिन अगर तुम ना क्वीन मैरी में चली गई, उस दिन अखबार में खबर आएगी 22 बच्चे हादसे से मरे। क्वीन मैरी में मैटरनिटी हॉस्पिटल है, बच्चे जो पैदा होंगे देख के मर जाएंगे कि ये औरत भी दुनिया में घूम रही है क्या। ओ भालू, तुम ही को कह रहे हैं जो कॉलर पे मलाई लगा घूम रही है। समझ आया कि नहीं तुम्हारे? बोले, लिखे आप। देखिए एक बात समझिएगा, किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्रीक्वेंसी। कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं? वो सोर्स ही तय करेगा। लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड ऑन frequency or wavelength, does not depend on frequency or wavelength,
एक मिनट, नहीं बट इट नहीं, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम properties, but it depends on medium properties, but it depends on medium properties. Are you समझिंग? नहीं समझिंग? अभी हम कूटिंग मलिच्छन कहीं की। मैं बोलूं क्या मेरे भाई बहन? अगला पॉइंट लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। Frequency is the characteristic of a wave it depends on source of wave. It depends on source of wave. Source of wave, कॉमा लगाइएगा। It does not depend, sorry, it does not change even a wave travels from one medium to another medium. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? It does not change क्या? बाजे भैया, ये क्या बक रही तुम? ये कोई गाना बना दिया तूने, चिरकुटाही। इवन इट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू, वेलोसिटी बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगा। ब्रैकेट में लिखा वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में चेंज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में चेंज। कोई समस्या, परेशानी, तकलीफें, उलझने हैं क्या? नहीं है। आइए मामले को आगे बढ़ाएं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने सारी कहानी किसके बारे में पढ़ी है? ठीक बात है। लेकिन जो कहानी हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ी है वही कहानी पूरी लॉन्गिट्यूडनल में हो जाएगी, बस उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाता है। ठीक बात है। वो कैसे ट्रैवल करती है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव की ट्रैवलिंग बताई थी। अरे यार, मैंने कल इतना डेमो करके दिखाया था, 4-6 चिलगोजे खड़े किए थे यहां, आप भूल गए क्या? सब याद है? तो आज हम लोग अभी बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड। हु इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट? और इसके बारे में आज हम लोग पूरी कहानी पढ़ के 2 मिनट के अंदर 4 मिनट में खत्म करेंगे। लिखिए, हेडिंग डालिएगा। दूसरे नंबर पे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। लॉन्गिट्यूडनल, यस यस यस, लिखो बहन लिखो, समझ में आ रहा है? मैकेनिकल वेव। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है मेरे भैया? तो आप जब फट से यहां साउंड लिख दीजिएगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साउंड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साउंड। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। इस वेव के ट्रैवलिंग में जो वेव होती है, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट नहीं करते। जिधर वेव जा रही है उधर ही ऑसिलेट करते, राइट? क्या? हाँ है ना? अब इस तरह की वेव जब, जैसे मेरे मुंह से आवाज प्रोड्यूस हो रहा है और आपके कान तक जा रहा है, तो मैं जैसे ही बोलूंगा मेरे वोकल कॉर्ड से जो वेव प्रोड्यूस होगी, मेरे वोकल कॉर्ड से, मेरे वोकल चैम्बर से जो वेव प्रोड्यूस होगी, वो वेव इन माध्यम से आपके कानों तक पहुंचेगी। तो इस माध्यम, इस मीडियम पार्टिकल के अंदर ऑसिलेशन ऐसे ही हो रहा होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मैं बोलूंगा तो
मीडियम के पार्टिकल कुछ जगहों पर पास पास आ जाएंगे और कुछ जगहों पर दूर दूर हो जाएंगे, फिर पास पास यहां मिलेंगे आपको, फिर आपको दूर दूर मिलेंगे। बोलो मेरे भाइयों बहनों, हाँ या ना, कोई परेशानी वाली? जब मीडियम पार्टिकल पास पास आ जाते हैं तो उस इलाके को या उस जगह को हम कहेंगे यहां पर कंप्रेशन हो गया है। क्या हो गया है? कंप्रेशन हो गया। और जब दूर दूर हो जाते हैं तो हम बोलेंगे यहां रेयर फैक्शन हो गया है, रेयर फैक्शन हो गया है। और एक कंप्रेशन और एक रेयर फैक्शन मिल करके यहां एक वेव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं प्रयोग? क्या बनाते हैं? एक वेव बनाते हैं, एक वेवलेंथ बनाते हैं। वन कंप्रेशन वन रेयर फैक्शन फॉर्म्स वन वेव। क्लियर? तो होता क्या है कि कुछ जगहों पर मीडियम पार्टिकल करीब आ जाते हैं और कुछ जगहों पर थोड़ा दूर हो जाते हैं। दूर और पास होने का मतलब एम्पलीट्यूड का बदलना नहीं है। दूर और पास होने का मतलब उनकी जो डेंसिटी थी उस पर फर्क पड़ जाता है। तो मुझे बताइए कंप्रेशन वाली जगह पे डेंसिटी बढ़ गई या कम हो गई? ये डेंसर हो जाता है और जो रेयर फैक्शन होगा वो रेयरर हो जाएगी। तो जब आप बोलते हैं तो डेंसिटी को चेंज कर देते हैं हवा की। समझ में आ रहा है? डेंसिटी चेंज हो जाती है। अब ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव होगी, तो इसकी इक्वेशन भी आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसे आपने ट्रांसवर्स वेव की लिखी। तो इसमें इक्वेशन, पार्टिकल की वेलोसिटी और इन सब का जिक्र मैं नहीं करूंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो सेम टू यू आप ट्रांसवर्स वेव के हवाले से इसको पढ़ सकते हैं, उसी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी होगी कि वेव इधर जा रही होगी और मीडियम पार्टिकल भी ऐसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वहां मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे। तो जब ट्रांसवर्स वेव बनती है मीडियम में तो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी चाहिए। क्यों भाई? ऐसे ऐसे जा रहा है तो वापस आना पड़ेगा ना। और मीडियम पार्टिकल अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं चाहिए, कम इलास्टिसिटी में भी काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलास्टिक सॉलिड होता है, जिसको जितना मुश्किल है डिफॉर्म करना उतना ज्यादा इलास्टिक। तो सबसे ज्यादा सॉलिड इलास्टिक होता है, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस। साउंड की खासियत यह है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की खासियत यह है, ये तीनों मीडियम में चलती है। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। किसमें किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में चलती है। क्योंकि इसको जितनी इलास्टिसिटी चाहिए वो गैस में भी अवेलेबल है। वह गैस में तो चली रही है, आप तक कानों पर तक आवाज पहुंच रही कि नहीं? तो हवा है ना हमारे आपके बीच में, जो कानों के बीच में, क्यों नहीं? हवा ही तो है। तो आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंच रही? गैस। लिक्विड में भी चलती है और सॉलिड में भी चलती है। कान लगाइए, एक तरफ स्क्रैच करिए, आवाज जाएगी। सबसे तेज चलती है सॉलिड में, क्योंकि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी उसी की होती है उससे, और सबसे कम स्पीड गैस में होती है। अब मैं यहां पर अगर स्क्रैच करूं तो आपको नहीं सुनाई देगा, या बेंच पे स्क्रैच करूं नहीं सुनाई देगा, लेकिन बेंच में दूसरी तरफ कान लगा लीजिए, आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड से ट्रेवल करके गई, पहुंच गई। लिक्विड से गैस से ट्रेवल करके नहीं पहुंच पा रही। तो सबसे पहले मैं सॉलिड में आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी। किसमें? फिर गैस। गैस के लिए कुछ कारस्तानी हो गई है जिंदगी में। क्या कारस्तानी हो गई है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सॉलिड्स में, इन सॉलिड्स आपको जो भी फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया फॉर्मूला। सॉलिड के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी होती है, साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड की वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है √y बाई में रो। अब ये क्या है? y कहलाता है यंग्स मॉडुलस, ये इलास्टिसिटी है। कौन सी? यंग्स मॉडुलस। क्या कहलाता है?
यंग्स मॉडुलस, यंग की मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और रो जो है वो डेंसिटी, घनत्व। तो आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी पर निर्भर कर रहा है और घनत्व डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है। ये किसमें मैंने पढ़ लिया है? बहुत दीवाने लोग हैं, किसमें पढ़ा? अब मैं पढ़ने जा रहा हूं लिक्विड के अंदर। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं मेरे भाइयों बहनों, राइट, तो साउंड की जो वेलोसिटी होती है, ध्यान दीजिएगा, किसकी पापियों, किसकी, किसमें है? लिक्विड में। वो बराबर होती है बी बाई मेरो। अब यहां पर ये भी इलास्टिसिटी ही है बी, लेकिन यहां पर बी हो जाता है बल्क मॉडुलस। क्या हो जाता है? बी। और रो तो आप समझ ही गए हैं, यस और नो, बल्क मॉडुलस। अच्छा, यही फॉर्मूला लिक्विड का गैस के लिए भी होता है, यानी गैस में भी सेम फॉर्मूला चलता है, गैस में भी सेम फॉर्मूला चलता है। यानी लिक्विड और गैस में साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम है, लिक्विड एंड गैस। ये फॉर्मूला कहां से निकाला गया है? प्रयोगात्मक तौर से, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। अब हुआ यह कि न्यूटन ने कहा कि साउंड जब चलती है किसी गैस में तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जैसे ये ट्रेवल कर रही है तो सराउंडिंग से हीट का लेन देन होगा, लेकिन टेम्परेचर यहां का चेंज नहीं होगा। जैसे साउंड जा रही है तो सराउंडिंग से हीट का लेन देन करेगी, पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो न्यूटन के हिसाब से आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन का फार्मूला अगर हम लगा दें तो न्यूटन के हिसाब से कैसा प्रोसेस है? तो साउंड ट्रैवलिंग कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। साउंड प्रोपेगेशन इज व्हाट? इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसके हिसाब से? बोल ही नहीं पा रहे हो, न्यूटन अंकल के हिसाब से। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर आया था, याद करिए। करोड़ों साल पहले की बात है, हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, 4 प्रोसेस पढ़े थे, उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे, वहां बल्क मॉडुलस पी के बराबर आया था। याद बात होगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है। इस हिसाब से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आनी चाहिए? जहां बी है वहां क्या कर दोगे? पी बोलो, और डेंसिटी क्या होगा? रो। एयर में, हवा में वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया गया इस फार्मूले की मदद से। किसमें? वेलोसिटी ऑफ एयर। तो वेलोसिटी में अगर एयर में करोगे तो पी की जगह पी एटीएम होगा, पी की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। अरे पापियो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, और रो डेंसिटी ऑफ एयर ली जाएगी। जब ली गई तो ये लगभग आया 280 मीटर पर सेकंड, और जबकि ये गलत है। ठीक, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कहता है कि साउंड की स्पीड जो हवा में आती है वो लगभग 331.8 यानी 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। और इनके फार्मूले से कितना आ रही है? सही आ रही, गलत आ रही? यानी फार्मूला गलत है, सही है? अरे फार्मूला सही है, गलत है? अगर फार्मूला सही होता तो जो प्रैक्टिकल फार्मूला आ रहा है वो इनके फार्मूले से मैच करना, प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है वो इनके फार्मूले से मैच करनी चाहिए। तो लाप्लास नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसमें किया करेक्शन, उसको कहते हैं लाप्लास करेक्शन। क्या कहते हैं? लाप्लास नहीं है, लाप्लास करेक्शन। क्या है? लाप्लास करेक्शन। लाप्लास कहते हैं कि गैस में साउंड का चलना ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है? यानी ये जब चलती है साउंड तो इतनी तेज चलती है कि हीट का लेन देन नहीं होता है, और हीट का लेन देन जब सराउंडिंग से ना हो तो कौन सी प्रोसेस हो गई? एडियाबैटिक। तो हम क्या लिखेंगे? साउंड प्रोपेगेशन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। साउंड प्रोपेगेशन इज व्हाट है?
is adiabatic process, is adiabatic process। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है मेरे भाई बहनों, साउंड का प्रोपेगेशन, तो मुझे बताइए साउंड की वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, सॉरी बल्क मॉडुलस कितना आना चाहिए, गामा पी, याद आ रहा है, गामा सीपी बाई सीवी हुआ करता था। तो वी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, वी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा मुझे बताइए, अंडर रूट गामा पी बाई में रो, यस और नो। और अगर मैं पी बाई रो को रिप्लेस कर दूं तो ये हो सकता है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। गामा, आप समझते हैं ना, ये कन्वर्जन जानते कि नहीं जानते? अरे पी बाई रो को आर टी बाई एम नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता प्रेशर बाई डेंसिटी। कैसे, याद करो, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर, बोलो यार, और यहां पर क्या हो जाएगा, पी बाई रो चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, जितना नंबर ऑफ मोल है, बोलो यार, ये सुनो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो V बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बोलो, इनटू में क्या, आरटी। ये सुनो, मास को इधर भेज दो, रो सॉरी पी बाई में V बाई एम, बोलो, बराबर आरटी बाई एम। कोई दिक्कत नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी नीचे नहीं चला गया, तो P बाई रो बराबर क्या आ जाएगा बताओ, आरटी बाई एम। कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया। कंफर्म है? और भाइयों बहनों, जब ये कैलकुलेशन किया गया तो लगभग 332 मीटर पर सेकंड आया, यानी कि लाप्लास की बात सही थी। तो साउंड का प्रोपेगेशन किसी भी गैस में कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? और एडियाबैटिक के हिसाब से ये फॉर्मूला आता है, जिसे हम लाप्लास करेक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाइयों और बहनों और पढ़े लिखे लोगों, यहां पर कहानी हमारी साउंड के लॉन्गिट्यूडनल वेव की आई। लॉन्गिट्यूडनल वेव के सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड गैस में क्या होता है, गैस में दो फॉर्मूले आए, न्यूटन का फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन। सही कौन है? लाप्लास। अब सवाल यह पूछा जाता है कि भाई गैस में साउंड की वेलोसिटी को कौन सी चीजें प्रभावित करती? पहला, क्या प्रेशर प्रभावित करेगा? जवाब है नहीं। क्यों? जब जब आप किसी गैस का प्रेशर बदलोगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा, वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी भी बदल जाएगी, और डेंसिटी अगर बदल जाती है तो डेंसिटी ऐसी बदलती है कि ये रेशियो कांस्टेंट है। तो प्रेशर बदलने से साउंड की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, क्या टेम्परेचर बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? यस। क्या यहां पर टेम्परेचर ऊपर रखा हुआ है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अरे अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, बोले यार। और टेम्परेचर घटाओगे तो साउंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी। पक्की बात है। गर्म हवा में ज्यादा स्पीड होगी या ठंडी हवा में? गर्म हवा में ज्यादा, ठंडी हवा में? गर्म हवा में साउंड की स्पीड ज्यादा तेज। तीसरे नंबर पे डेंसिटी का असर। किसका असर? क्या डेंसिटी बदलेंगे, डेंसिटी बदलेंगे तो साउंड की वेलोसिटी बदलेगी? जवाब है यस। क्यों? अभी मैंने एक बात कही कि प्रेशर बदलोगे तो डेंसिटी भी बदल जाएगी। क्या डेंसिटी बदलेगी तो प्रेशर बदल जाएगा? डेंसिटी बदलने बिना प्रेशर बदले ये संभव है। कैसे? थोड़ी सी गैस हम ऐड कर दें, कोई गैस पहले से है, उसमें थोड़ी सी गैस ऐड कर दो तो डेंसिटी तो बदल गई ना। अरे बोलो यार, डेंसिटी सेम वॉल्यूम में। अरे कोई गैस है, सेम वॉल्यूम में आप थोड़ा और मास डाल दो तो गैस की डेंसिटी वही है कि चेंज हो गई? बोलो यार, पर प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो डेंसिटी कम ज्यादा की जा सकती है, डेंसिटी बिना प्रेशर बदले कम ज्यादा की, लेकिन प्रेशर बदलोगे तो डेंसिटी कंफर्म बदलेगी, क्योंकि जब आप प्रेशर बदलोगे तो वॉल्यूम का बदलना तय है ऑन द सेम टेम्परेचर, ऑन द। तो डेंसिटी अगर बदलोगे तो डेंसिटी के साथ अगर इसका रिलेशन देखे, टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, बोलो, और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो, हाँ या ना?
जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी। ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है ह्यूमिड एयर की, ड्राई की, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती। ह्यूमिड एयर का घनत्व कम होता है और ड्राई एयर का डेंसिटी, मान ही नहीं रहे ये लोग। अरे यार गजब लोग हो क्या। अच्छा एक बात बताओ, हॉट एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है या कोल्ड की? हैं बक, कोल्ड की। हॉट एयर की ज्यादा होती है कोल्ड एयर की? कोल्ड एयर की। ह्यूमिड एयर की ज्यादा डेंसिटी होती है ड्राई एयर की? ड्राई एयर की, ह्यूमिड एयर की? ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। कई लोग को समझ नहीं आ रहा ये बात। कितने लोग के समझ में नहीं आ रहा? कितने लोग इस डाइजेस्ट कर ले रहे? सब लोग समझ गए हैं? अगर समझ गए तो मैं पूछूंगा और मैं कूट दूंगा। आप समझ चुकी हैं? जब मैं पूछ रहा हूं समझ में नहीं आ रहा तो हाथ उठाओ, तो हाथ क्यों नहीं उठा रही? आपके समझ आ गया है? खड़ी हो जाओ। ह्यूमिड एयर ड्राई एयर से डेंसर कैसे? ड्राई एयर ह्यूमिड एयर से डेंसर कैसे? ह्यूमिड एयर कहते किसे हैं? जहां पर नमी होती है, तो नमी अगर आएगी, पानी आएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। तो यहां पर लिखा हुआ ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। बहन हम ना कसम से हम खंजर भी तुमको नहीं मार सकते हैं। बताओ बताओ बताओ, जस्ट टेल। आता पता है नहीं, बिना वजह का झूठ बोलती हो। हाँ जी, कितने लोग समझ गए ड्राई और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी को लेके? कौन समझा? ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर में ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है और ड्राई एयर की ज्यादा होती है। और हॉट एयर और कोल्ड एयर में, यह बात कितने लोग समझ गए हैं? हाथ उठाएं। पहला वाला आप लोग समझ गए? भाई खड़े हो जाइए आप। हॉट एयर की डेंसिटी कोल्ड एयर से कम क्यों होती है? क्या कह रही बहन? हॉट एयर और कोल्ड एयर में बैठ जाओ। अरे तुम नहीं, हॉट एयर और कोल्ड एयर में रैंडमनेस किस में ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सर्टेन वॉल्यूम लेंगे तो उसमें कम मॉलिक्यूल मिलेंगे। किसके? हवा के। हम डेंसिटी किसकी देख रहे हैं? हम किसकी डेंसिटी देख रहे हैं? हवा की। अब आप ड्राई एयर इमेजिन करो और ह्यूमिड एयर इमेजिन करो। अगर हम एक सर्टेन वॉल्यूम में ड्राई एयर लेते हैं तो उसके मान लो 100 मॉलिक्यूल है, और उतने में ही ह्यूमिड लेंगे तो ह्यूमिड में तो वाटर का भी मॉलिक्यूल आ जाएगा ना, तो हवा का कम नहीं हो जाएगा? जहां पानी आ जाएगा वहां हवा कम नहीं हो जाएगी? यार ये कैसे लोग हैं? क्या जहां पानी आ जाएगा वहां हवा कम नहीं होगी? क्यों अंकल? जहां हवा के बीच में पानी आ गया, क्या वहां हवा की डेंसिटी कम नहीं हो गई है? उस वॉल्यूम में हवा कम हो जाएगी ना, तो हवा के मॉलिक्यूल कम हो गए तो हवा की डेंसिटी कम हो गई। बैठ जाओ चाचा। यार ये पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या समझ नहीं पा रहे क्या? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? क्लियर है? कई लोग डेंसिटी कम ज्यादा होने का अंदाजा लगाते हैं कितना भारी हो गया, तो एहसास आ रहा है कि पानी। समझे कि नहीं? डोंट बी इन एहसासोलॉजी। अच्छा, साउंड की स्पीड पे एक और चीज का असर पड़ता है। हवा किधर जा रही है? जिधर आप बोल रहे हो साउंड जिधर जा रही है, अगर हवा उधर की चल गई तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। आपने महसूस किया होगा जब आंधी वांधी चल रही हो, आप किसी से बात करो तो आपकी आवाज पहुंचती ही नहीं है, चिल्लाना पड़ता है। तुम्हारे तो वैसे नहीं पहुंचती है, बिना आंधी की नहीं पहुंचती। बोलते हैं नहीं, आप बैठे रहते हैं मरियल की तरह। पहुंचती है ना, दिक्कत होती है ना, तो आपको तेज बोलना पड़ता
हैव यू एक्सपीरियंस एवर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चिरकुट कहीं की आवाज ही नहीं जाती है। लिखिए, ये क्या है? ये क्या सुंडी लड़ा रही हो तुम? शकल छिपकली जैसी गायें बन रही हैं। चलो बोले, लिखिएगा, इन दिस वेव, इन दिस वेव द मीडियम पार्टिकल, द क्या मीडियम पार्टिकल oscillate in the direction of in the propagation of wave. In the direction of what? प्रोपा। ये कौन प्रोपा है? तुम हो प्रोपा, ये टोपा को बताओ। इन द डायरेक्शन ऑफ टोपा, प्रोपागेशन, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक, और प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगला पॉइंट लिखिएगा, the wave travels in the form of compression and rarefaction. The wave travels in the form of, the wave travels in the form of compression and rarefaction. In the form of compression and rarefaction बहरों, ये बना लीजिए। हाँ, बहरों भी लिखना, आखिर अपना नाम लिख दिया करो लास्ट में। इजहार भाई, लिखो चुपचाप, बकवास नहीं करो। हाँ जी, बताया जाए। मैं बोलूं क्या? हे दीदी, बताया जाए। वेरी गुड, नेक्स्ट कर दें। 1 2 3 छू लिखना। हेडिंग, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ब्रैकेट में लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड ब्रैकेट में लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड ब्रैकेट में लिखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा इन डिफरेंट मीडिया, इन डिफरेंट मीडिया, इन डिफरेंट मीडिया। मीडियम का बहुवचन होता है मीडिया। एप्टीट्यूड पढ़िए, आगे बढ़े। सुल्तान साहब, सुल्तान साहब
बताया जाए, शुड आई प्रोसीड? बहन कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। नर्स, नेक्स्ट कर दें? है जी, हैव यू डन इट? न्यूटन्स फॉर्मूला लिखिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट लिखिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, उसके लिए फॉर नहीं हेडिंग लिख, हाँ हेडिंग क्या है, ऐसे लाइन लिख लीजिएगा, फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। क्या लिख लिया? फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। हाँ बहन लिखिए अब, बिल्कुल बिल्कुल चौड़ से लिखिए। भाइयों बहनों और पढ़े लिखे, यस 9 जवानों। बहन, ए बहन, हे पातिर, बेटे पातिर, तुम सुसाइड करने वाली थी, क्यों नहीं की? हैं? एक तो तुम सुसाइड की कोशिश मत करना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मरोगी तो है नहीं, रिपेयरिंग का खर्चा अलग से आएगा। हाँ जी बोलूं? हाँ जी, क्या हमने लापिलास का करेक्शन पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। लैपलास करेक्शन बोलूं? मैं बोलूं क्या भाइयों बहनों?
भैया लोग लिखेगा। ठीक है बहन। अरे भैया लोग बोले क्या, हम इसी को लिख रहे 4 घंटा। हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स on velocity of sound in gas, on velocity of sound in क्या, ब्रैकेट में एयर। मैं आगे बढ़ा दूं बात को। सबसे पहले क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हेडिंग डालना इफेक्ट ऑफ क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ब्रैकेट में एयर लिख लेना। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डैश लगा के लिखिएगा इसमें 1-2 लाइनें, बोलूं। ऑन चेंजिंग द प्रेशर, on changing the density also changes, density also changes, on changing the pressure density also changes and the ratio remains constant, and the ratio remains क्या, कौन सा, टेंट, constant. Therefore there is no effect of variation of pressure, there is no effect of variation of pressure, प्रेशर के बदलने का कोई इफेक्ट नहीं आता है मेरे भाइयों बहन। ठीक बात है। शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, चलिए दूसरा लिखिएगा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिख लीजिएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature velocity of sound increases, velocity of sound increases and vice versa। नीचे लिख लीजिएगा v directly proportional to under root t, v directly proportional to under root t। ठीक, अगला लिख लीजिएगा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी लिखिएगा फॉर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, for the same temperature and pressure velocity of sound decreases on increasing density, velocity of sound decreases on increasing density and vice versa, yeah, and vice versa, and vice मेरे भाइयों बहनों क्या, वर्षा। ये देखो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टू लिख लेना। ठीक है, ठीक है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट रो। बहन अंडर रूट रो लिखना है, तुम रो लिख रही हो, खाली दीवानी हो गई हो क्या एकदम।
बोला जाए? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सब पढ़े लिखे हैं, मेरी जानकारी में आप सब समझदार भी हैं, धोखा किसी को भी हो सकत है आवा फिर। देखिए एक बात सुनिएगा, हम लोग ना साउंड और म्यूजिकल साउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे ताकि हमारे आगे की पढ़ाई में जो साउंड आए हम उसको समझ सकें। तो आप हेडिंग डालिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, जान लेना है। टर्म्स रिलेटेड विद साउंड एंड म्यूजिकल साउंड। ठीक, साउंड एंड ठीक है, बोले? चलिए बताया जाए। देखिएगा मेरी बात, सबसे पहले हम यहां पर फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 तरह की साउंड हम पढ़ते हैं, कोई भी साउंड हो, 3 तरह। चूंकि हम सब मनुष्य हैं, आई एम सॉरी बहन, हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्यों के लिए है ये जो भी बात है। अरे पढ़ कौन रहा है बेटे, तुम बाहर छट गई हो। एक साउंड होती है जिसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। अब ये इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती? ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, उसे हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। दूसरी होती है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल किसके लिए होगी? मनुष्यों के लिए ऑडिबल साउंड। हमको जो ऑडिबल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगी और 20,000 हर्ट्ज से कम होगी, 20,000। ठीक, तो ये कहलाती है ऑडिबल साउंड। इंफ्रासोनिक हम लोग नहीं सुन सकते, चींटियां वगैरह सुन लेती। ठीक, आपस में बातें करनी, पता नहीं चल रहा है किसका आटा चोरी करके ले जाना है, आदमी को हवा ही नहीं लग रहा है, कान ही नहीं है ऐसे हमारे। ठीक उसी तरीके से हमारे पास कौन सा है? अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सा है? अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये अल्ट्रासोनिक, अब जिससे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं ये वही है, अल्ट्रासोनिक साउंड से ही आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये ऐसी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। जो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं वही है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड आपके पेट में भेजी जाती है, इको इफेक्ट पे काम करती है, वो वहां से टकरा के लौटती है और वो फिर डिवाइस डिटेक्ट कर लेता है, उससे एक इमेज क्रिएट करता है। और वो जो इमेज होती है वो एक रफ इमेज होती है जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मामला होगा। चमगादड़ वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जब उड़ता है तो हमें सुनाई नहीं देगा, जाहिर सी बात है। और वो इको रेडार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इको जैसे उड़ रहा है तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ही कोई अल्ट्रासाउंड टकरा के आ जाएगी समझ जाएगा आगे ऑब्स्टेकल मुड़ जाएगा खट से। अरे हाँ या ना, समझ में नहीं आया? यस और नो, क्लियर है? तो अल्ट्रासोनिक। अब जो लोग नहीं बोलते मैं उन्हें चमगादड़ बोलता हूं इसीलिए क्योंकि पता नहीं वो बोल रहे हो मुझे सुनाई ना दे रहा। लिखे तो क्या आप अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सोनिक समझे? सोनिक मतलब ऑडिबल, और सोनिक से जो ऊपर हो गया अल्ट्रा, और जो नीचे हुआ वो इंफ्रा। इंफ्रा मतलब बिलो और अल्ट्रा मतलब ऊपर। ये किसी भी साउंड के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मैं बोलूं आगे, इसी को लिखने में लोग 6 घंटा लगाएंगे। लाल कलर का पेन निकालेंगे, वो बड़ा ग्रेटर वाला निशान लगाएंगे, फिर हरे कलर से बीच वाला लिखेंगे। ये साउंड लिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे, जल्दी करो तो बोला जाए, छोटी छोटी एकदम। अब साउंड के लिए एक और दूसरा शब्द इस्तेमाल, ये किसी भी साउंड के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द, राइट, और उसका नाम है पिच ऑफ साउंड। क्या नाम है? पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड। देखिए, पिच का संबंध होता है कि कौन सी आवाज कितनी शार्प है या कितनी फ्लैट है। ये किसको बताती है? शार्पनेस या फ्लैटनेस ऑफ साउंड को। अब ये शार्प और फ्लैट क्या होती है? शार्प का मतलब थोड़ी कड़ी आवाज होगी, हमारी कानों को टन 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 लगेगी, श्रिल होगी, अंग्रेजी में श्रिल कहते हैं, है ना। तो ये किस चीज के लिए होती है? शार्पनेस, या फिर इसको श्रिलनेस कहते हैं, श्रिलनेस। और फ्लैट साउंड, फ्लैटनेस, कितना फ्लैट साउंड है, मतलब आवाज भारी है और कितनी आवाज महीन है, पतली है। अरे आम बोलचाल की भाषा में बता रहे हैं, फ्लैटनेस, है ना। तो फ्लैटनेस को ग्रेव बोलते हैं, कितनी ग्रेव है या कितनी श्रिल है, राइट। अब जितनी ग्रेव साउंड होगी, जितनी फ्लैट साउंड होगी, पहली बात तो आवाज उतनी भारी होगी, और दूसरी बात यह है कि वो हमारे कानों को उतना ही कम चुभेगी, हमको पैनिक नहीं करेगी। जितनी श्रिल वॉइस होगी, जितनी शार्प वॉइस होगी, उतनी हमारे कानों को पैनिक करेगी। जैसे शेर की रोरिंग है, रोरिंग ऑफ लॉयन, रोरिंग, अच्छा, ये कंसर्न होती है फ्रीक्वेंसी से। किससे? अरे रुको भैया, कंसर्न विद फ्रीक्वेंसी, कंसर्न विद फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी। अगर कोई श्रिल है, अगर कोई श्रिल साउंड है, श्रिल साउंड का मतलब हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। और अगर कोई ग्रेव साउंड है तो फिर इसका मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी। हम बोलेंगे हाई पिच, लो पिच। क्लियर मेरे भाइयों बहनों? जैसे मान लीजिए आप लॉयन, रोरिंग ऑफ लॉयन की बात करते हैं, रोरिंग ऑफ लॉयन, रोरिंग ऑफ लॉयन, शेर का दहाड़ना, यह ग्रेव साउंड होता है। कैसा साउंड है? ग्रेव, फ्लैट साउंड होता है। आप बहुत तेज शेर दहाड़ रहा हो, बहुत तेज चिल्ला रहा होगा, पर आपकी कानों में चुभेगी नहीं वो आवाज, समझ आ रहा है? चुभती नहीं है। उसी तरीके से मेल वॉइस है, जो खासकर ये देखो हर मेल पे लागू नहीं होती, ठीक है, पहले मैं ये बात बता दूं। तो मेल वॉइस जो होती है वो भी ग्रेव होती है। कैसी होती है? ग्रेव, यानी फ्लैट होती है। मेल वॉइस भी कानों में चुभने वाली नहीं होती है, समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप मॉस्किटो की आवाज देखोगे, किसकी? मॉस्किटो की वॉइस, मॉस्किटो जो भिनभिनाता है, मॉस्किटो वॉइस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने लिख दिया है मॉस्किटो की आवाज। मॉस्किटो की आवाज जो होती है वो श्रिल होती है भैया, समझ में आ रहा है? कान में एक मच्छर अगर चला जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, क्यों? कानों में बहुत चुभेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं फीमेल वॉइस ले लूं, कौन सी वॉइस? फीमेल वॉइस। फीमेल वॉइस भी श्रिल होती है, कानों को चुभने वाली होती है। हाँ, ये बात सच। दो महिलाएं बात कर रही हों, निश्चित तौर से आपको लगेगा कोई लड़ाई हो रही है, मैं सच बता रहा हूं। कई लोगों की ये मान्यताएं हैं, ये मानते हैं, कंसिडरेशन है, फिजिक्स नहीं पढ़े, मेरी क्लास तो करते नहीं की। उन्हें यह लगता है कि जितने अनाउंसमेंट्स हैं वो फीमेल इसलिए करती है कि फीमेल की आवाज बहुत मधुर होती। ऐसा नहीं, फीमेल की आवाज बहुत कर्कश होती है, श्रिल होती, कानों को चुभने वाली होती, इसलिए अनाउंसमेंट्स फीमेल करती। अब आपने कभी अगर
लोकल रेलवे पर कभी कंप्यूटर खराब हो जाता है, आपने गए हैं कभी? अब वहां पर अगर अनाउंसमेंट हो रहा होता है तो गलती से स्टेशन मास्टर को करना पड़ता है या किसी को करना पड़ता है, तो आपको वो अनाउंसमेंट समझ में नहीं आता। वो ऐसे अनाउंसमेंट करता है, यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी चलेगा ही, गाड़ी चलेगा ही। पता नहीं क्या हो रहा था, दिमाग लगाना पड़ता है कौन सी गाड़ी के बारे में कह रहा है ये आदमी। फीमेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण आने वाली में बैठना था, जाने वाली में बैठ के चला गया। आप समझ रहे हैं? हाँ, बात मानिए। इसीलिए महिलाओं की आवाज इस्तेमाल की जाती है। यदि आप समझते हैं कि बहुत मधुर होती है तो ऐसा नहीं है। जिनका रिचार्ज कूपन रात के 9 से सुबह 6 तक काम करता है उन्हीं के लिए मधुर होती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल। महिलाओं की आवाज मधुर नहीं होती, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, ये मेरा फॉल्ट है। तो श्रिल और हाँ, अच्छा अब मगर पूछा जाए मच्छर फीमेल में कौन ज्यादा श्रिल है? इनके लिए गाना बनता, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, कह रहा फीमेल। अरे मच्छर गधे, फीमेल कान में आके बोलेगी तो जाग जाओगे क्या? कह रहे एक बार बोल के तो देखे। आप नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट द पिच, वॉइस, पिच ऑफ वॉइस, राइट? तो हाई पिच लो पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से। एक ही प्रश्न बनता है कि पिच का संबंध किससे। हालांकि ये सब सवाल पूछे उछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अब इसमें वर्ड आएगा कहीं ना कहीं तो आप फिर पिच से परेशान हो जाओ। जल्दी से इसको लिख लीजिए, पिच ऑफ साउंड। थोड़ा तेजी से लिखे, कई लोग पिच का मतलब कलर अलग रख रहे हैं, ऑफ साउंड का कलर अलग रख रहे हैं। वकील साहब जल्दी करिए, ये किस वकील का कोट चोरी करके तूने बनवाया? कोई तो था जी। श्रिल होने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और ग्रेव होने का मतलब लो फ्रीक्वेंसी। मेल वॉइस ग्रेव मिलेगी आपको, फ्लैट साउंड होगी, दैट विल नॉट बी कर्कश। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सूफी गाने जिसमें लोग कहते हैं कि काफी सुकून है आवाज में, वो हमेशा मेल वॉइस में मिलेगी। फीमेल वॉइस में सुकून नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है ना। आप जो फीमेल भी सॉन्ग सुनता होगा, कोई गाना सुनता होगा, तो मेल वॉइस में इसको सुकून मिलेगा, क्योंकि सुकून का मतलब ग्रेव मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। फीमेल वॉइस तो वैसे ही एक बार कहीं तान छेड़ दिया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ जी, ये देखिए, रोरिंग ऑफ लॉयन एंड मेल वॉइस, मॉस्किटो वॉइस। मॉस्किटो वॉइस नहीं होती एक्चुअली, वो तो क्या बोलेंगे, भिनभिनाना ऑफ मॉस्किटो। तुम भी भिनभिनाती हो बहन, ऐसी तो बोलती हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।